Greetings everyone, welcome to the official channel of Law Prep Tutorial. I am your mentor Harshvardhan Tripathi and as students were demanding a lot कि 2024 में इंडिया की जो भी रैंक्स हैं, जो भी पोजीशंस हैं, उनके ऊपर हमें सर एक समरी वे में इंफॉर्मेशन मिल जाए ताकि हमारे लिए प्रिपरेशन ईजी हो जाए। तो मैं उसी कंटेक्स्ट में आपके लिए इंपॉर्टेंट इंडाइसेस और इंडिया की पोजीशन जो है उसके ऊपर ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो लेके आया हूँ। यहाँ पे आपको बेसिकली इंडिया की पोजीशन को कौन रिलीज़ करता है और क्या फैक्चुअल सिनारियो है, क्या फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। फर्दर वीडियो में बढ़ने से पहले आप पेन और पेपर लेके बैठिएगा बिकॉज वट एवर थिंग्स आई एम गोइंग टू राइट डाउन, आई एम गोइंग टू सर्कल और आई एम गोइंग टू अंडरलाइन एंड एक्सप्लेन, उसको शॉर्ट हैंड स्क्रिप्ट में या अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी हैंड राइटिंग में आपको लिख लेना है। बिकॉज आप साथ में याद भी करने की कोशिश करेंगे, उसके नोट्स भी बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आपका रिवीजन जो है वो आसान हो जाए। हमेशा याद रखिएगा, ये जो पीपीटीज मिलती हैं, जो आपको पीडीएफ मिलता है, जो कुछ भी है, इसको आप रीड फर्स्ट टाइम किया करिए। और अगर आप लेक्चर अटेंड कर रहे हैं जहाँ पे पीडीएफ चल रहा है आपके साथ साथ, तो साइमल्टेनियसली जो फैक्ट्स आपको रीड कर पा रहे हैं या जो फैक्ट्स आपको बताए जा रहे हैं, आप उनको लिखने का कोशिश करिए क्लास के दौरान ही, कुछ भी पेंडिंग मत करिए। तो ये आधे घंटे की जो लेक्चर होने वाला है, जो क्लास होने वाली है, इसमें आप नोट मेकिंग भी साथ में कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट हमारे लिए समझने वाला यही है कि यहाँ पे वी नीड टू फोकस ऑन ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज कि जो ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स जो है वो 2023 का है और रिलीज हुआ है फरवरी 2024 में। तो ये डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट डेमोक्रेसी इंडेक्स रिलीज कौन करता है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। Now, Economic Intelligence Unit basically United Kingdom की है and it divides countries into four groups. All the countries are divided into how many groups? Full four groups. Now, as you know कि डेमोक्रेसी जो होती है कि फुल डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि यहाँ पे ऑपोजिशन को ना दबाया जाए, प्रेस फ्रीडम प्रॉपर हो, तो फुल डेमोक्रेसी। फ्लॉड डेमोक्रेसी यानी वो डेमोक्रेसी हो के भी नहीं है। हाइब्रिड रेजिम्स एंड ऑथोरिटेरियन रेजिम्स। तो ऑथोरिटेरियन रेजिम मीन्स दैट देर इज नो regards to public opinion, and hybrid regime means that public opinion as well as there is some authority, some king who is taking up the decision. So it is always considered that democracy में people participation and deliberation ज़्यादा होता है, it will always be there. So that is what we need to remember and we need to focus on. Okay, moving forward ahead, तो कौन रिलीज करता है ये क्वेश्चन है, ये लिखना है आपको। कितनी कंट्रीज कंपेयर होती है? 167 कंट्रीज कंपेयर होती हैं। अब ये कोई एमसीक्यू नहीं होता है कि कितनी कंट्रीज होती हैं, लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कितने रेजिम में डिवाइड करता है। सो फुल डेमोक्रेसी, फ्लॉड डेमोक्रेसी, हाइब्रिड और अथॉरिटेरियन। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, फुल, फ्लॉड, हाइब्रिड एंड देन वी विल राइट अबाउट अथॉरिटेरियन। ये आपने शॉर्ट में लिख लिया। While democracy can be subjective, EIU's democracy index is based on 5 indicators. तो क्लासीफाई कंट्रीज को 4 तरीके से करता है, 5 इंडिकेटर यूज करता है। इलेक्टोरल प्रोसेस एंड प्लूरलिज्म, विच मीन्स हाउ मच रिगार्ड इज गिवन टू डाइवर्सिफाइड ओपिनियंस। फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल कल्चर एंड सिविल लिबर्टीज। अब टॉप 3 प्लेसेस किसने ली है? तो नॉर्वे, न्यूजीलैंड एंड आइसलैंड। NNI, नॉर्वे, न्यूजीलैंड एंड आइसलैंड, नॉर एनजी आइस। ठीक है, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू राइट, फर्स्ट 3 पोजीशंस। एंड फाइनल 3 कंट्रीज जहाँ पे सिचुएशन बहुत खराब है डेमोक्रेसी की, एंड यू कैन इमेजिन इट दैट दीज कंट्रीज आर अथॉरिटेरियन रेजिम्स, विच इज नॉर्थ कोरिया, म्यांमार एंड अफगानिस्तान। पाकिस्तान इज द ओनली एशियन कंट्री टू हैव डाउनग्रेडेड टू अथॉरिटेरियन रेजिम। ये एमसीक्यू करंट अफेयर्स से अप्लाइड है। ओके, इंडिया हैज बीन कैटेगराइज एज अ फ्लॉड डेमोक्रेसी, ऑब्वियसली बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसिडेंट्स को, ऑपोजिशन को और मीडिया को फ्रीडम नहीं मिल रही है, एंड दैट इज वाई वी हैव बीन रिगार्डेड एज फ्लॉड डेमोक्रेसी। What is the India's position? So India's position in this democracy index of EIEU is 41st position across globally, right? India upgraded 5 positions from 46 in 2022 to 41st position. Poland and India shares the same position. So you will remember that first position is by Norway, followed by New Zealand and Iceland, top 3 countries. The last 3 countries are North Korea, Myanmar and Afghanistan. It is released by Economic Intelligence Unit. 167 countries are part of it. India is recognized as a flawed democracy.
placed at 41st position along with Poland. Now these are the necessary and essential facts which you should remember. Obviously this particular compilation took a lot of time. It did took a lot of time and a lot of research. I had to basically check the exact website. I had to go to the exact website of EIU. I had to go through the entire report where I could find what is India's position, because everywhere in the news it was given that India is a flawed democracy. But since it is an index, definitely countries are ranked, and I could not find any way that this can be ranked for that matter. Now, Liberal Democracy Index is another index which is released by Economic Intelligence Unit only. And in this Liberal Democracy Index, which can be a part of the Democracy Index, India was placed at 104th position. Other such information is not really necessary. Then again, there is a VDEM Institute, okay, which releases Freedom in the World 2024 Index. Now, in this, India has been placed at 66th position. 66th position, 104 position, and 41st position. This is what you will remember. India has been categorized by VDEM as partly free. Now, partly free is very similar to flawed democracy. फ्लॉड डेमोक्रेसी. सो फ्लॉड डेमोक्रेसी कौन कह रहा है आपको? EIU. और आपको पार्टली फ्री कौन कह रहा है? VDEM. पार्टली फ्री कौन कह रहा है? VDEM. दैट इज व्हाट यू विल रिमेंबर. ओके. Varieties of democracy VDEM project is a project to Freedom House. There is a consensus that India's democracy is in dangers comparable to conditions in 1975 when the Prime Minister Indira Gandhi declared a state of emergency. Now in this, obviously this particular institution is trying to tell you that there is no regard to the position of opposition in this particular country, and that is why we have been downgraded to 66th position in this Freedom in the World Index of 2024. Well, these are certain informations: 41st rank, 66th rank, and 104th rank. And again, you will try to recall कि 41st position हमारी EIU के Global Democracy Index में है, 104th position हमारी Liberal Index में है, Liberal Democracy Index में है, and 66th position हमारे VDEM की Freedom in the World 2024 रिपोर्ट में है. तो ये 3 रिपोर्ट्स और इसमें इंडिया की पोजीशन को प्राइमरीली हम याद करने की कोशिश करेंगे. ऑल्सो समटाइम्स वी आर ओनली गोइंग टू फोकस ऑन दैट इन्फॉर्मेशन विच इज अवेलेबल ऑन द स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर्स, because CLAT will limit itself to either India's position or it will ask you whatever information is given in standard newspaper articles, because CLAT consortium will not go and do a research about any topic and ask irrelevant details or depth. So keeping that part, we have to complete this as well. Moving for the next part, then there is another rule of law index. In rule of law index, you need to remember India's position, which is 79th position, and 79th position out of 140 countries. 79th position out of how many countries? 149 countries. Who releases this? World Justice Project. World Justice Project releases this particular report, right? World Justice Project. It is a US based civil society group. Now that is why these indices are not very much revered, because it is country specific. But United Nations does not play any role in preparation of these indices or reports or index for that matter. Okay. So it rates countries. How does it rate? Now rule of law index is basically how much law is actually available, seen or implemented on the ground, and that can be seen by a lot of factors. How does police behave with respect to complaint? How does judiciary behave with respect to pending cases? How many times the government has created such rules where fundamental rights or human rights have been violated? What weightage, what importance do they give to opposition opinions, viewpoints, how their parliament is functioning? So let us try to understand that what are the parameters that this particular index takes. Now we'll find that primarily accountability is of the government. It says accountability of executives and respect for fundamental rights of the people. Moving further ahead, you will find that there are 4 principles which are checked through 8 factors. As I told you, what are the constraints on government powers? Is government power unfettered, uncontrolled, unregulated, or there are certain limitations? So you know
that in India the government power is limited by what we call as Part 3. Also, there are provisions under Part 5 as well as Part 6 which inhibit government from taking any wide, or you can say they cannot take any step which is in contravention to the principles of the constitution. In fact, for their effective machinery we have Part 4 as well. So yes, we do have constraints on government powers, okay, but what happens whenever certain ordinance appears and government, centralized form of governance comes into picture where president is issuing orders, all of this creates some sort of hindrance and then it is reflected poorly on the rule of law index. So out of 140 countries, having a constitution which is considered to be, you know, I'm not saying this particular index is true in its sense, in its measures, because let us say one day India also starts creating such indices. Where would we rank United States of America after we know the killing of George Floyd, the hashtag Black Lives Matter, or what happened in Capitol Hill when Joe Biden won against Donald Trump, or for that matter, what is the violence going on in United States of America against immigration. So these are the aspects where India can also interfere and look into the information that these countries have, the responses that their governments have taken. Okay, we can also rank them very poor because you are taking basically abortive autonomy of a woman as well. So I'm not going to comment on that because otherwise it would be my personal comment to make. And I think External Affairs Minister Jaishankar would very well agree to my viewpoint as well, because he has also mentioned this in a lot of international forums and conferences that the time has come that India should prepare such indices for other countries as well. And we are basically vouching for Niti Aayog, that is National Institution for Transforming India, to take up that role and responsibility. But keeping aside that part, what I'm trying to actually focus here and tell you is that these are the dimensions that should come into your mind the moment you see that there is a check on the regulation of government powers. Now, moving further ahead, it will talk about absence of corruption. Now, please understand, think about those bodies which are rampantly working, actively working to curb corruption in India. Can you imagine? Can you think about such bodies? Yes, CBI is one body, Lokpal and Lokayukt are others, Central Vigilance Commission, okay, for that matter, Delhi Police as well. Now, these are the primary four agencies that we see working against corruption in India. Now, absence of corruption is also factored in. Then there is open government. Now, what is open government? How has India ensured open government? Open government means basically accessible government where decision making is very, very transparent and participation of the public is also taken into account. So, open government is reflected or is seen from how many factors, how many parameters. So, open government means that the individual can file a complaint before the authority of the government directly without having to go through intermediaries. And I think the e-governance concept will come into picture, which also includes Digital India initiative and all the government agencies which are being made part of it. Fundamental rights, order and security, regulatory enforcement, civil justice and criminal justice. And you will agree to me, as well as this indices agree, that we are not really performing well on civil justice and criminal justice, because it is stated that Supreme Court basically has to decide more than 18,000 cases. So there is this, crime in India report of, then there is National Crime Records Bureau ka annual report, then there is Ministry of Law and Justice ka report, then there is Law Commission which talks about justice delayed is justice denied and justice hurried is justice buried, and all of these aspects are continuously being talked about, and 18,000 cases से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है. ओवरबर्डन जुडिशरी है, स्टाफ कम है, जजेस की संख्या कम है, 25 लाख पे लगभग एक जज हमें देखने को मिलता है, विच इज़ टू ह्यूज. आई मीन एक जज 25 लाख, एक्सेस टू जस्टिस भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, जिला कोर्ट की स्थिति ख़राब है. तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में प्रॉब्लम हम इसलिए इतना डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इतनी बड़ी डेमोक्रेसी होने के बाद, इतना बड़ा संविधान होने के बाद भी आप 79th पोजीशन पे जज किए जा रहे हो.
So all of this should come into your mind. Coming to the next aspect, you will also hear, I mean, look at this particular, I'm just taking a side and you just have to look into this particular diagrams. Meanwhile, let me have my coffee. So what do you find here? Interestingly, you will find here one thing, that the neighboring countries to India, that is Pakistan and Myanmar and Bangladesh, are not doing better. They are not doing better than India. And Afghanistan is even worse. Followed by this, you will come to this particular area, that is the area of Malaysia. Okay, then you will find to be here Laos, Cambodia are also not doing better, but you will clearly find that these neighboring countries of India are not better than India, but there are countries around India, South Asia, which have done better than India. And for that, you need to remember that Sri Lanka and Nepal are such countries which have fared better than India in this index. Why do we need to remember these information? We need to remember these set of information primarily for two reasons. Number one, it helps us to understand the local political dynamics of these two countries. As you know, Sri Lanka has witnessed recently elections, and we are basically talking about Sri Lankan political, dynamics continuously changing, where Tamil rights are at stake, and Kachativu Island issue we have with Sri Lanka, for that matter, Park Strait for that matter, exclusive economic zone for that matter, Eastern Container Terminal for that matter, presence of China in that region, and a lot of things are there which we need to discuss. Fishing rights of Tamil Nadu people entering into Sri Lankan waters, a lot of disputes is there. And despite that, their government was overruled by civil protest, and they found it very hard to conduct elections again, and they have changed so many times the constitution. Yet this particular indices say that they are two positions above us. In Nepal, if we see, their constitution continuously changes with continuously changing social dynamics. It's a country which is run on three-party systems, where three parties will share the prime minister post after every 1 year or 2 years, whatever their arrangement is. Yet they are positioned at 79th position. And if you look into this particular aspect, you will find Morocco to be at the 92nd position, right? Brazil and India, Thailand and Brazil and India, yes, are very, very close, because we share same sort of geography, same sort of climate, and I think the politics is also very, very similar. So this is for 2023, okay? This is for 2023. 2024 data has to be yet updated and released. So we will focus only on the data which is available with us as of now. Well, such indice has not been covered by any standard newspaper, but you got to remember this, okay? World Justice Project of United States of America has positioned India at what position? 79th position. Coming to the next aspect, Global Innovation Index 2024. Quickly glance through the PPT. Alright, primary thing that you need to remember is, number one, that this particular index is released by WIPO, World Intellectual Property Organization. Now, where is WIPO situated? It is situated in Geneva, Switzerland. First things first, what is the full form of WIPO? Intellectual property. Now, how do we ascertain that India is doing fairly in innovation? So, you just need to remember that innovation means that you are basically working very well on technological factors. And now technology is seen by patent filings. Technology is seen by patent filings. Technology can also be seen by how
our space sector, private companies which are there, how are they working? Okay, then we are also witnessing that there are a lot of defense related startups which have taken place. They are making drones and all of this. Okay, so this is where innovation can improve. Then also you will find that, okay, pharmaceutical is one aspect where India has also done a lot of work. We have created very fastly, we have created the COVID vaccines, and right now we are also working on certain bacterias which can basically remove methane from atmosphere, and this indicates that India is focusing on innovation aspects, and India has been positioned at 39th position. Earlier, if you will find, while this particular present government came to power, India was at a very worsening position of 81st, very poor state, very dire state. Now we have upgraded ourselves almost 50%, 39th position. And you will be also amazed to know that India was at times, last year it was ranked at 40th position, where we have upgraded one position. Okay, what are the top most countries? Again, these are the cold countries: Switzerland and Sweden. Third, US, Singapore, and UK. These are the top 5 countries. So it is Switzerland, Sweden, US, Singapore, and UK. Switzerland, Sweden, US, Singapore, and UK. Okay, Switzerland, Sweden, US, Singapore, and UK. Kindly write this down. These are the 5 most innovative countries, and the fastest climbers include China, India, Turkey, Vietnam, Philippines. So Vietnam and Philippines all have good relations with India. It is very easy to remember. China and Turkey, to an extent, China is also easy to remember. Turkey would be a country which we often relate to security, NATO, and all of this, but can be remembered as an odd one out. The only middle income country to be placed in top 30 is China. Okay, in top 30 is China. So China has fared better than India. If we talk about positions in India into different aspects, so in science and technology cluster ranking, India is 4th. Major cities such as Mumbai, Delhi, Bengaluru, and Chennai are ranked among the world's top 100 science and tech clusters, serving as hubs for research, development, technological advancement. Additionally, the country secured 7th rank in intangible asset intensity, which measures the strength of non-physical assets such as patents and trademarks that are essential for driving innovation. Okay, that are essential for driving innovation. 7th and 4th rank. So in 7th rank, we are basically in the intangible assets. What are intangible assets? Intangible assets means the property rights which are intellectual property. How many people hold copyright? How many people hold patent right? Okay, how many people hold industrial designs? How many geographical indications, trademarks? All of this are considered to be intellectual properties. Now, while trademarks protect the interest of the businesses, it cannot be covered or factored under innovation index because it is related to science and tech and innovation. All the other aspects can be covered or be a part of your intangible assets. So we are ranked with 7th, which means we need to do a lot of work. When we talk about science and tech, we are already doing, and we are in the 4th position. Mumbai, Delhi, Bengaluru, and Chennai. Okay, these are the you can find, we call it silicon hubs. These are the silicon hubs that we see and which are part of it, and you will come to know this. Okay, moving to the next part. Global Innovation Index. You will find this information is of Press Information Bureau, the how India is climbing. So this infographic can help us in remembering the aspects. Infographics can help us in remembering these aspects. ये छप जाएगा आपके दिमाग में, I am pretty much sure. Okay, now again it is a repetition of that fact, though in a different format. So you can take a screenshot of it and prepare it. Moving to the next part. This is also the same set of information that I have presented here. But one interesting scheme that will come to you here is that India's growing leadership in innovation, especially as the country ranks first in among top 10 economies in Central and Southern Asia. Number one fact, and first among lower middle income economies. So middle income economies, China has fared better. We are considered as lower middle income countries, and India has got first position in lower middle income economies.
And we should not forget these facts because these facts can appear as statements in your examination. Always remember this. Moving to the next part. Now we have World Happiness Report 2024. Then we have Climate Change Performance Index. Then we have Asia Power Index. Then we have International IP Index, International Intellectual Property Index. Then we have Human Development Index. Then we have CIPRI report on defense expenditure. Then we have Global Travel and Tourism Index. Okay. Then we have Global Gender Gap report and the index. Then we have Global Terrorism Index. Then we have followed by this you will find World Press Freedom Index, Global Peace Index. Moving forward ahead, we also have Happiness Index is again coming. So we'll try to, this actually took a lot of time, a lot of research. So you will find that कुछ information repeat हुई है. बट मैं आपको सारे इंडाइसेस जो अभी फ़िलहाल है, और भी ऐसे इंडाइसेस हैं हमारे पास जिनको मैं डिटेल्ड रिपोर्ट आपको प्रिपेयर करके दूंगा. एंड ये हमारा जो लॉ प्रेप का जो इनिशिएटिव है, ये जो फ्री वीडियोस हमारी आती हैं, ये हमारे लॉ प्रेप के स्टूडेंट्स अक्रॉस ऑल सिटीज़, अक्रॉस ऑल सेंटर्स, आपको भी ये चीज़ देख के काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है. और जो लॉ प्रेप के स्टूडेंट्स नहीं हैं वो यहाँ पे कंटेंट और फैकल्टीज़ को देख सकते हैं इन्हीं लेक्चर्स के माध्यम से कि जो हमारी पेडागॉजी लगभग यूट्यूब पे रहती है वैसी सिमिलर पेडागॉजी हमारी क्लासरूम में भी रहती है, इनफैक्ट बेटर होती है. तो यूट्यूब में बहुत कम टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा पढ़ाना पड़ता है, वैसे क्लासरूम में हम लोग बहुत स्लो, बहुत आराम से इन्फॉर्मेशन को एकदम दिमाग में उतार के कहानियों के रूप में बता के करते हैं. यूट्यूब में बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप पब्लिक प्लेटफॉर्म में ओपनली हंसी मजाक नहीं कर सकते, स्टेटमेंट्स लिमिटेड हो सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, नेमोनिक्स होते हैं जो कि ईजी कर देते हैं याद करने के लिए, और बहुत ही फॉर्मल रहना पड़ता है यूट्यूब पे. बट अगर आप क्लासेस में आएंगे, आप क्लासेस में बैठेंगे, जीके की क्लासेस करेंगे, तो आपको एक चीज़ पता चलेगी कि बहुत सारी कहानियाँ होती हैं, ऐसी स्टोरीज़ होती हैं, बैकग्राउंड स्टोरीज़ होती हैं, कुछ ऐसे नेमोनिक्स होते हैं, कुछ ऐसे वाक्यांश होते हैं, कुछ ऐसा मजाक होता है जिनके दम पे ये इंडाइसेस एक बार में हमें याद हो जाते हैं. ओके. सो यहाँ पे देखिएगा वर्ल्ड हैप्पीनेस की अगर हम बात करें तो हैप्पीनेस में इंडिया की पोजीशन आउट ऑफ 146 126 पोजीशन है. आउट ऑफ 146 कंट्रीज वी आर प्लेस्ड एट 126 पोजीशन. राइट नाउ द पोजीशन हैज़ नॉट चेंज्ड फ्रॉम 2023. China is doing better. China is happier country than you. Nepal is also happier than you. To your amazement, Pakistan is also happier than you. Myanmar is at 118th. Sri Lanka is at 128th. Now you will find what are the countries which have done better than India in the South Asian region. So you'll find China, though China is not a part of South Asia. Okay, it's considered to be part of, you can say, East Asia, but that's the considered geography. It is also part of Central Asia. It is connected to Central Asian countries. Central Asian countries includes your 5 Central Asian regions like Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Kazakhstan. These are Central Asian economies. China is centrally east, like it includes Japan as well. But I'm pretty much sure that China would not accept it to be called as Eastern Asian giant, because it would like to call or term itself as Asian giant. But yes, people are happy there. The economy, their perception to, I'm not a sympathizer or a proponent of Chinese ideology. I don't support communism personally, but I have people who have studied in China. They speak in volumes about how China is faring better and how Chinese people are also so much concerned about nature conservation and human life. जिनका रिगार्ड्स इंडिया में भी है, बट आई थिंक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को मैनेज करना, लेबर को, वर्कफोर्स को रेगुलेटेड रखना, डिसिप्लिन्ड रखना और लाइफ और वर्क बैलेंस होना, ये चीज़ चाइना ने अटेन कर लिया. लाइक एक्सप्लॉयटेटिव रेजिम चाइना में, चाइनीज़ एजेंसीज चाइनीज़ लोगों के साथ एक्सप्लॉयटेशन कम करती हैं. भारत में ये चीज़ें आम तौर पे देखी जाती है कि जो पब्लिक एंटरप्राइजेस है वो लेथार्जिक हैं और प्राइवेट एंटरप्राइजेस ओवर एम्बिशियस होने के साथ साथ ओवर एक्सप्लॉयटेटिव भी होते हैं. फॉर अ सेम सेट ऑफ सैलरी
अगर एक किसी सिक्योरिटी गार्ड को सन 2010 में 8,000 रुपये मिलते थे, तो आज 2024 में उसकी सैलरी ज़्यादा नहीं बढ़ी है, 8,000 से 9,000 हुई है या 10,000 हुई है। बहुत सारे प्राइवेट एंटरप्राइजेस हर साल 10% सैलरी इंक्रीमेंट होना चाहिए, बट उसको भी फॉलो नहीं करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हैप्पीनेस में इंडेक्स में इफेक्ट करता है ऑब्वियसली, क्योंकि इनकम एक कंपोनेंट आपके हैप्पीनेस का होता ही है, जिससे आप वो सारे साधन खरीद सकते हैं जो आपको खुश रखें। जापान में इकिगाई की एक किताब है, सभी ने पढ़ी होगी, इकिगाई, हाउ जापान कीप्स पीपल हैप्पी एंड व्हाई पीपल फाइंड कंटेंट इन देयर लाइफ। यू विल फाइंड दैट Japan is a very quiet country. It is also loud, but only at certain places. But people are very quiet, very disciplined, and very sophisticated. And so is the case with China. Beijing is one city that I have heard and I have seen, that is one city where skyscrapers are surrounded by greenery, which is very unique, something to learn from China as well. And it is at 60th position. But to your amazement, Pakistan, Nepal, and Myanmar has done better than India. Now, Myanmar, where human right violation is there, but it is doing better in happiness. Maybe people like that. Who knows? But here you will find Sri Lanka and Bangladesh are at 128th and 129th position. And Afghanistan is at the bottom of the list. World Happiness Index, how does it rank countries? It ranks countries on social and emotional aspects of a population, moving beyond economic indicators. So, economic indicators are not considered, social and emotional aspects of a population are also considered. While for me, it is very difficult to believe that can we separate the social and emotional aspects out of economic indicators. So, what are the 6 variables we'll try to understand? Now, you will focus GDP per capita, healthy life, expectancy, having someone to count on. Do we? Freedom to make life choices. Do we have freedom to make life choices? Talk about CLAT aspirants. What choices do they have as of now? Is there any backup plan? Is there any plan B? Think about it and you will be able to realize that yes, 126th position. Everybody wants to get a good job, get a good education and everything. But do we give respect to that vada pav wala? Do we give respect to, do we see the dolly chai wala? उसको भी क्या क्या वो मेहनत नहीं करता? मैंने बहुत सारे ऐसे लिंक्डइन पे पोस्ट देखे जहाँ पे वड़ा पाव वाली को और चाय वाला को कंपेयर करके ये कहा जा रहा है कि इनको भी आजकल एक सक्सेस स्टोरी की तरह देखा जाता है। किसी व्यक्ति ने अपना लिंक्डइन पे पोस्ट डाला था, मैं उसके व्यूज़ की रेस्पेक्ट करता हूँ, बट बड़ा ही बुरा लगा ये देख के कि अगर वड़ा पाव बेचने से कोई लाखपति करोड़पति बन रहा है, चाय वाला बेचने से उसको बिल गेट्स जैसा पर्सन भी रिकॉग्नाइज कर रहा है, तो क्या मतलब है फिर इतनी पढ़ाई लिखाई करके एमएनसी में 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख महीने की नौकरी करना? क्या मतलब है पूरी ज़िंदगी के जो यूथफुल ईयर्स हैं उसको यूपीएससी की तैयारी में लगा के या जुडिशरी की तैयारी में लगा के जज बनना, आईएएस बनना? क्या सेंस है इन बात का? तो यहाँ पे एक रूट क्वेश्चन जो आना चाहिए या रूट लेसन जो हमारे सामने ये है कि हमें सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस को सैशिएट फुलफ़िल करने में लाइफ की कंटेंटमेंट और लाइफ की खुशी की मौत हो जाती है, इसको रियलाइज़ करना चाहिए। अगर गिटार बजाने में आपको खुशी मिलती है, अगर गाना गाने में आपको खुशी मिलती है, अगर क्रिकेट खेलने में आपको खुशी मिलती है, तो आप वो काम करिए, तो शायद हैप्पीनेस में हम अच्छा कर पाएँ। लेकिन भारत देश में क्योंकि संसाधनों की कमी है, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, क्योंकि लोग ज़्यादा हैं, तो हर बच्चा, हर आदमी अच्छी शिक्षा लेके अच्छे रोज़गार पाने के चक्कर में है। तैयारी, हम पढ़ाई एक स्लेविश माइंडसेट के साथ स्लेव्स बनने की कर रहे हैं, येट वी वांट टू बी हैप्पी। इट कांट बी डन। नौकरी करने वाला शायद ही कभी खुश हो सकता है अगर वो नौकरी नहीं कर रहा जो काम उसको अच्छा लगता है। तो ये अगेन एक इंडाइस है जिसमें इंडिया की पोजीशन को 126 रखना कंक्लूसिव नहीं है, बिलीवेबल नहीं है। बट हमें क्लैट क्या मतलब है? हमें 1 दिसंबर को अपना सिलेक्शन करा के हमें खुश होना है। दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लैट एस्पिरेंट्स। तो बाकी सारी बातों पे हम गौर कर सकते हैं।
एडिटोरियल्स देख सकते हैं, ओपिनियंस बदलते रहते हैं, लेकिन जो इंडिकेटर्स हैं वो हम देख सकते हैं। जेनरोसिटी एंड फ्रीडम फ्रॉम करप्शन। देखिए, हम फ्रीडम फ्रॉम करप्शन के लिए प्रयासरत हैं। वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू मेक दिस कंट्री करप्शन फ्री, एंड दैट इज वाई वी हैव सो मेनी बॉडीज, सो मेनी लॉज which are doing that. Generosity is something that Indians have in common, but to your amazement, you will find that this particular question has also been asked in one of the sample papers of CLAT, and that too in 2023 sample paper. That which country is the one which prepares its indices, or which it calculates its GDP based on happiness, and that was Bhutan. So Bhutan is the happiest country, obviously because it is located at at between the Himalayas, and who wouldn't be happy? ठीक है, पहाड़ों में तो हमारी जान बसती है। तो दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि यहाँ पे क्योंकि नेचर एवरीथिंग इज़ देयर, सब कुछ मटेरियलिस्टिक नहीं हुआ है, शायद इसलिए वहाँ पे लोग खुश हैं। Finland, Denmark and Iceland. So it is Finland, Fin, Den, Ice. Fin, Den, Ice are top three nations which are happy, whereas Sweden and Israel. Now you will find Israel still at war with, on the northern side and the southern side, is yet considered in the top 5 nations in the index. This particular report is prepared by United Nations Sustainable Development Solutions Network. We call it UNSDSN. United Nations Sustainable Development Solutions Network. Bhutan is considered as a pioneer as it measures happiness in GDP and not just on economic aspects in its own budget. These are the facts that you will remember. So, Finland, Denmark, Iceland, Sweden, Israel. Finland, Denmark, Iceland, Sweden, Israel. Finland, Denmark, Iceland, Sweden, Israel. Repeat this like 10 times while write it down. You will remember the top 5 positions. What is the position of India? 126th. What is the position of Pakistan? Let me guess. Pakistan has done better than India and it is 118th position. Am I correct? Not 18th but 108th. So this is how you will revise, okay? Pakistan, close your eyes, think about it is at 108th. Nepal is at 93rd position. Nepal is at 93rd position. India is at 126th position. Whereas you will find Bangladesh to be at 129th and Sri Lanka at 128th. And the worst country is Afghanistan. Moving to the next aspect of it. Okay, climate change performance index. Now this particular index took a lot of time for me because India's consistent position was such that India was placed at 7th position. But then when I googled it, it did tell us that India is still at 7th position. But when I went to the website, okay, of German Watch and actually looked into the aspect, we found that India has been ranked at 8th position in the index released in 2023. Also, with respect to happiness index, I wanted to tell you one thing, that happiness is considered in 2 parameters. Happiness is considered to be for old age and happiness is considered to be for youngsters. Old age and youngsters. In old age, India is at 126th position. In youngsters, India is at 127th position. This is something that just clicked my mind to tell you that happiness is calculated on age-based criteria. There are 2 groups which are certainly looked after. तो 126 और 127 पोजीशन पे कंफ्यूजन नहीं होइएगा। जनरली जो कंसीडर किया जाता है वो ओल्ड एज की हैप्पीनेस कंसीडर की जाती है, तो इंडिया उसमें 126 पोजीशन पे है। अभी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में बात करिए तो ये जर्मन वॉच रिलीज करता है। कौन रिलीज करता है? इट इज़ रिलीज बाय जर्मन वॉच। नाउ व्हाट इज दिस? टू इनहांस ट्रांसपेरेंसी इन इंटरनेशनल क्लाइमेट पॉलिटिक्स। नाउ दिस इज डिजाइंड बाय जर्मन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. 59 countries and European Union states are analyzed. It was first published in 2005. It also presented to United Nations Climate Conference annually. There are 14 indicators following 4 categories: greenhouse gases, renewable energy, energy and climate policy. Now you need to focus on renewable energy and energy. When you're talking about renewable energy and difference in energy, it is just definitely talking about exploitation of fossil fuels. And this is talking about green energy. This is talking about greenhouse gas emissions, and this is climate policy. All of this we have very well advanced climate policy. We are actively trying to reduce greenhouse gas emissions. India is doing much better than most of the nations.
but we have slided into our position. Right now we are at the 8th position in the index, which is released in 2023. The top 3 positions are not given to any country. Denmark is considered to be at the 4th position. Now why, you will say, why do top 3 positions are left empty? Because this is like German watch is trying to indicate it to the world that none of the countries are doing any better. Okay, so this is one way, this is one thing that you will find very interesting here. So climate change performance index, German watch, 59 countries. India is at 8th position. 4 things: greenhouse gas, renewable energy and climate policy. Okay, Denmark is at the 4th position. Top 3 positions are considered empty. Okay, now which country fared less and all of this, you don't really have to look into this, but this is something that I can tell you from this particular graph. Whereas you will find that the Nordic countries which you see are green, okay, then there is certain South American countries, there is African nations which are doing better, but climate emitters, I mean carbon emitters like Canada, for that matter USA, for that matter Russia, for that matter China, okay, Saudi Arabia, okay, Iran, for that matter Algeria, for that matter Turkey, okay, these countries are not doing well. You will find that Europe is worst affected by climate change, and they do have certain kind of policy. They do have certain kind of policy. But if you look into this aspect, okay, if you look into this particular aspect, you will find here that this is basically UK, okay, UK and France. So France is doing better than United Kingdom. So a lot of country wise aspects, and Germany you will find it is not doing much. So these are the aspects that you can see. You can visit this website and you can check that. Okay, Ukraine was not rated. Ukraine as a country is not rated in this particular aspect, and that is why you will find, where is Ukraine? Ukraine is this country, it is grey. Moving to the next aspect of it, Asia Power Index. Now this was released very recently. It basically calculates the giants of Asian region. Asia has more than 50 countries, 50 nations are part of Asia, more than 50 nations. Lowy Institute releases this. India has replaced Japan to secure the position of the 3rd largest power in Asia Power Index. 3rd largest power in Asia. So naturally Japan is at 4th. Japan is at 4th position. This achievement marks a significant shift in the geopolitical landscape of the Asia Pacific region. India has surpassed Japan to become the 3rd largest power in the Asia Power Index. 27 countries across Asia Pacific region are evaluated. Economic capacity, military, diplomatic influence, all of this is considered there. Economic capability, military capability and diplomatic influence. Economy, military and diplomatic aspects. Okay, India has achieved such a position as India is now considered to be 3rd largest because of obviously youthful demography and in terms of purchasing power parity, which means purchasing power parity is one indicator which indicates that how much percentage of income the people are able to invest and access to resources. Now that is considered, there is a standard parameter to make, level of income can be different, but level of expenditure has to be calculated unanimously. India's deal with Philippines for the sale of BrahMos indicates India's growing geopolitical ambitions. The top 2 countries in Asia Pacific economies is USA and China. Papua New Guinea, PNG, is the 27th country. Now you will find there is a lot of state visit from India to PNG, Papua New Guinea. Okay? Okay, and you will find that there is a neighboring country to Papua New Guinea which is called as Solomon Islands. Solomon Islands, these two countries are on the same landmass. Solomon Island is considered closer to China. So this is the dynamics of Asia and Pacific region, okay, that you can study.
Okay, now moving to the next part, International Intellectual Property Index. In this, India is at 42nd position. So innovation may we were at 39th. Intellectual property IP index may we are at 42nd. This position has not changed. 55 countries are measured. Okay, it is released by US Chamber of Commerce. United Nations has no role to it. WIPO has no role to it, right? US is considered to be the world leader. US, UK, France, Germany, Sweden are considered to be top 5. US, UK, France, Germany and Sweden are considered to be top 5. Okay. Now the categories that you will find here is that United States, it's supporting basically $7.8 trillion economy, adding so much to American economy. It accounts for 40% of the nation's GDP is all coming from intellectual property. Okay, US, UK, France and Germany, and last is Sweden. Then we have Japan, Netherlands, Ireland, Spain and Switzerland. I don't know if 10 countries have to be remembered, but top 5 you can remember. Then we have Human Development Index 2024. Now these type of indices along with this, I mean this particular thing was there in sample paper 2 of 2025, CLAT 2025 sample paper. Now in sample paper 2 they had given this particular aspect as CR passage, critical reasoning or logical reasoning passage, but then this indice is considered to be very important because it is released by United Nations Development Program. Now this program was created in 1965. Okay, India is at 134th position. What position? 134th position. Again, it is not doing much better on human development aspect. So in happiness we are at 126th. Okay, in UNDP, so we might be doing in competitiveness index, you will find in competitiveness index we are at 39 and all of this. Intellectual property rights maybe are at 42. Okay, innovation we are at 39, but when it comes to human development or when it comes to happiness, when it comes to gender gap, we are not really, I mean human aspects we are not placed at a very better position. We are still considered to be among countries which are ranked in 3 digits. Okay, so this is something which makes easier to connect, easier to remember. UNDP has released the report, what is called the report, Breaking the Gridlock, Reimagining Cooperation in the Polarized World. In this report, in this particular report, we have been ranked 134th. Earlier we were at 135, 5th we have upgraded. Total countries evaluated are 193. There are South Asian neighbors again which are doing much better. Sri Lanka has been ranked at 78th. China is ranked at 75th. It is high human development category. Now Sri Lanka, imagine this, Sri Lanka at 78th. India also ranks below Bhutan. Bhutan ranks at 125th and Bangladesh at 129th. Human development. India, Bhutan and Bangladesh are all in the medium human development category. Switzerland is at number 1. Nepal has done even poorer than India, 146, and Pakistan at 164. Now it gets very confusing at times because very recently we had seen that these countries were doing better in happiness, okay, but still they are not doing better in human development. So again this sheds a light that these indices are not indicative, not really conclusive and not indicative that how the country is doing, but a comparative analysis does motivate the local politics, domestic politics of these nations to stay at the top of the game. Parameters are gross national income is considered, expected years of schooling, life expectancy at birth, income, education and health. Okay, income, education and health is considered to be part of what? Human development. The UNDP के chief Hakim Steiner, ठीक है, whatever parameters is education, health and income. Moving to the next aspect of this CIPRI report. Now this particular report is very important. Why? I'll tell you why. Because India is world's largest importer of arms. Are we preparing for a war?
Are we preparing for a strike? How the hell India has become the world's topmost importer? Well, we are also exporting. But then in past 4 years we are doing that. So this is a part of our defensive strategy to keep deterrence in the northern frontiers. Let's not create a two front situation. So we need a lot of deterrence. We have imported Rafale, we have imported S-400. We are also talking with for nuclear missiles. We are also talking, sorry, ballistic missiles. We are also making BrahMos. Then we are also importing a lot of drones, Sky Guardian from America. We are also importing jet engines from America. We are also talking with France for nuclear submarines, diesel submarines. We are also in discussion with a lot of uh, Gulf countries. Okay, we are conducting a lot of exercises, joint exercises, in which you will find that Malabar exercise, okay, is one exercise. Milan is one exercise that we continuously conduct. Recently we are also conducting Tarang Shakti. तो डिफेंस कहीं ना कहीं हमारे खून में आ रहा है. DRDO एक अच्छा काम कर रहा है, HAL एक अच्छा काम कर रहा है. ओके, चिनूक हेलीकॉप्टर्स हमने खरीदे, अपाची हेलीकॉप्टर्स हमने खरीदे. ये सारी चीज़ें, कर्नाटका में हमने सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी बनाई है हाल फिलहाल में. तो कहीं ना कहीं हम मिसाइल्स, रॉकेट्स, डिफेंस, सबमरीन्स, फिर हमने कई सारे शिप्स को भी कमीशन किया है, दिल्ली क्लास डिस्ट्रॉयर्स एंड कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर्स, प्रोजेक्ट 75, 75A. ओके, इनोवेशन डेवलपमेंट जो हमारा एक्सपो था, आईडेक्स इनिशिएटिव. बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं डिफेंस से रिलेटेड हैं. तो कहाँ यहाँ पे बस आपको इसलिए याद रखना है कि स्विफ्री जो है वो है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन. हालांकि नाम है पीस रिसर्च, बट डिफेंस पे काम कोशिश करता है, जिसके डायरेक्टर है मैथ्यू जॉर्ज. ओके, गॉन अप बाय 4.7% कंपेयर टू द अर्लियर 4 ईयर पीरियड. तो 4 ईयर का पीरियड ये कैलकुलेट करता है, ये याद रखना है आपको. At the same time, arms import by European countries have increased 94% between 2014 and 18 and 2023. तो हमारा तो सिर्फ 4% बढ़ा है. यूरोपियन कंट्रीज ज़्यादा इंपोर्ट कर रही हैं आजकल, 94, विच इज़ इन द बैकड्रॉप ऑफ यूक्रेन वॉर. इंडिया टॉप पे, सेकेंड पे वी हैव सऊदी अरेबिया, थर्ड पे वी हैव कतर, देन वी हैव यूक्रेन. द कंट्रीज विच आर एट वॉर, यू विल फाइंड यूक्रेन इज अगेन फोर्थ इंपोर्टर. Okay, but India, Saudi Arabia and Qatar, which are not at war with any other countries, are basically importing a lot of defense. Now import does mean that we do not have self-sufficiency. China, you will find import so less. Okay, then Pakistan is again at 5th position and इनके बीच में इंटर रिलेशन चलता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब आपको डेप्थ में लेके जाएंगे तो आप और फंसेंगे, तो इसलिए नहीं करने का है. तो एलोकेशन ऑफ बजट में आप देखिए 6.2 लाख करोड़ हमारे लगा दिए गए हैं बजट में, जिसमें नया प्रोक्योरमेंट हम 1.72 लाख करोड़ का कर रहे हैं, विच इज़ 5.78% हायर, राइट, टू द टोटल एलोकेशन फॉर द डिफेंस मिनिस्ट्री. India seems to have come back to the top slot in arm imports after briefly ceding place to Saudi Arabia in the past. Who is the largest supplier? Arms exports of the world's largest supplier, United States, has increased by 17%. Okay, Russia has fell to half. At the same time, France emerged as the world's second largest arms supplier. तो exporter में US और France, importer में India, Saudi Arabia, Qatar. Okay, top 10 अगर हम बात कर लें तो चाइना, जर्मनी, यूके, स्पेन एंड इजराइल. ऑल राइट, 5 ऑफ देम सॉ डिक्रीज. चलिए, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हैं जो आपको अगर स्टेटमेंट की तरह आ जाएं तो हम याद रखेंगे. फिर ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स में भी हमारी पोजीशन अच्छी आई है, डबल डिजिट में आई है. ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स इंडिया में उस पोजीशन का हो गया है कोविड के पहले हम जहाँ थे. तो कोविड के पहले हमारे यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जहाँ थी वहाँ हम वापस से पहुँच गए हैं. तो आप पाएंगे कि 39th प्लेस है हमारी. कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, क्लॉज श्वाब, ये इसके क्या है? फाउंडर. ठीक है, तो 39th पोजीशन पे हम आ चुके हैं. ये यूनिवर्सिटी ऑफ सूरी. ओके, प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस में 18th पोजीशन,
एयर ट्रांसपोर्ट में 26 और ग्राउंड एंड पोर्ट में 25। तो आप सोचते हो कि सर क्या ये इंडिविजुअल इंडाइक्स के अंदर जो इंडिकेटर्स होते हैं इनकी भी रैंक हमें याद करनी चाहिए? नहीं, लेकिन हम कंपोनेंट समझ सकते हैं कि ट्रैवल एंड टूरिज्म में ग्राउंड, पोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट ये सब कुछ कैलकुलेट किया जाता है। While the US topped the list, India is ranked highest in South Asia and among the lower middle income economies, the World Economic Forum has said. India was ranked 54th in the previously published index in 2021. मतलब 2021 में 54th थे और अभी आप क्या हो 39th पे हो. Though changes made to the index parameters limit its comparability to earlier years. After the US, Spain, Japan, France and Australia figure among the top 5. अब देखो ये याद करना ईजी है क्योंकि आपको सेम सेट ऑफ कंट्रीज, जैसे स्पेन एक न्यू एंट्रेंट है, जापान एक न्यू एंट्रेंट है यहाँ पे, अदरवाइज आपने देखा फ्रांस अभी डिफेंस में भी अपने को देखने को मिला, ठीक है। तो यूएस तो काफ़ी जगह पे टॉप पे दिखाई देता है ना। यूएस पावर की बात करें, यूएस की, अच्छा क्लाइमेट चेंज पे आप देखिए नहीं अच्छा दिखाई देगा बिकॉज चेंज नहीं कर पा रहा है ना, लेकिन आप अगर पावर की बात करिए, मसल की बात करिए, ट्रेड की बात करिए, ठीक है, इनोवेशन की बात करिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करिए, तो कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आपको टॉप 5 या टॉप पोजीशन में दिखाई देता है। तो ईजी हो जाता है हमारे लिए कुछ चीज़ों को प्रोसेस करना। यूएस, स्पेन, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया आर एट द टॉप 5 कैटेगरीज। ओके, यूएस, स्पेन, जापान, यूएसजे। इंडिया इज एट 39th। श्रीलंका की पोजीशन आप देखेंगे इज एट 36 पोजीशन। ओके, सॉरी 76 पोजीशन। पाकिस्तान कौन जाना चाहता है 101st पोजीशन एंड माली 119th पोजीशन पे, ठीक है। तो नीचे की 3 कंट्रीज हैं कैमरून, सियरा लियोन और माली। माली अफ्रीका में, कैमरून, सियरा लियोन और माली, ये बॉटम 3। बहुत बढ़िया, आप इसको नोट डाउन करिएगा अपनी कॉपी में। आई होप आपको इंडाइसेस समझ में आ रहे हो, आप इनको प्रॉपरली प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। उसके बाद मिडिल ईस्ट में सबसे ज़्यादा रिकवरी हुई है कोविड के बाद से, 20% बढ़ गया है। यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका सब जगह स्ट्रॉन्ग रिकवरी है। साल में 2 साल में एक बार ये इंडेक्स आता है, 119 कंट्री को चेक करता है। जर्मनी छठा, यूके, चाइना, इटली, स्विट्जरलैंड और अगेन द नेक्स्ट 5। Results highlighted that high income economies continue to have more favorable conditions for travel and tourism development. Well, obviously, high income countries की hospitality, food, connectivity, transport, air, everything would be, you know, focusing on services. देखो, जैसे कि इसको बड़ा सिंपल से समझना चाहिए कि ट्रैवल में, टूरिज्म में वही अच्छा काम करेगा। अच्छा, पैसे कहीं पे ज़्यादा लिए जाएं तो लोगों के पास, वैसे ही लोग उस जगह पे जाएंगे जिनके पास पैसा खर्च करने की क्या है, कैपेबिलिटी है। पैसा जिनके पास खर्च करने की कैपेबिलिटी है वो जनरली सिविलाइज्ड होंगे, वो संसाधनों को तोड़े फोड़ेंगे नहीं, नोचेंगे नहीं, अच्छे से इस्तेमाल करेंगे और उससे और ज़्यादा ट्रैवल और टूरिज्म प्रमोट होता है। यही आप काम भारत के नॉर्दर्न बेल्ट में, आप ट्रैवल एंड टूरिज्म, हमारे यहाँ पे रिलीजियस ट्रैवलर है, नेचर ट्रैवल है, सब कुछ है। एक पूरी मिनिस्ट्री है जो कि कल्चर और टूरिज्म पे इन्वॉल्व है। आप ज़रा करके बताइए और सिविलाइज तरीके से करके बताइए, बहुत मुश्किल होता है, राइट। तो ये हाई इनकम कंट्रीज़ के लिए कर पाना आसान होता है और मिडिल और लोअर इनकम कंट्रीज़ किस जगह से हार्नेस कर सकती है अपने ट्रैवल और टूरिज्म पोटेंशियल को, जो ग्लोबल टूरिस्ट को अट्रैक्ट करे। तो अगेन इसमें हिस्टोरिकल टूरिज्म जो होता है, हिस्ट्री का टूरिज्म जो होता है, कल्चरल टूरिज्म जो होता है, वो एक कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो सकता है। जैसे बुद्धिज़्म का टूरिज्म इंडिया की तरफ काफ़ी ज़्यादा है, तो अयोध्या सर्किट्स, बुद्धिस्ट सर्किट्स, रामायण सर्किट्स, मतलब अयोध्या सर्किट कह रहे हैं, रामायण सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट, ये सारे सर्किट्स इंडिया बना रहा है रीजन को कनेक्ट करने के लिए, साउथ एशियन इकोनॉमीज को कनेक्ट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं ग्लोबल जेंडर गैप में। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंडिया का जो पोजीशन है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं देखा गया है यहाँ पे, ठीक है। इंडिया का पोजीशन इसमें अच्छा नहीं है, लेकिन एक फैक्ट है जो स्टेटमेंट की तरह आ सकता है। इंडिया की पोजीशन जैसे हैप्पीनेस में 126 थी, है ना, यहाँ पे हम 129th पे आ गए हैं। किस पोजीशन पे आ गए हैं, 129th पोजीशन पर, अगेन 3 डिजिट रैंक। तो ह्यूमन डेवलपमेंट में 134, हैप्पीनेस में 126 और जेंडर गैप में 129th। ये पोजीशंस हमारी काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हमें देखने को मिलती हैं।
आइसलैंड ने टॉप करा है। किसने टॉप करा है? आइसलैंड ने टॉप करा है जेंडर गैप में। इज द ओनली इकोनॉमी टू हैव क्लोज्ड ओवर 90% ऑफ इट्स जेंडर गैप। इंडिया हैज स्लिप्ड 2 प्लेसेस। 146 कंट्रीज टोटल हम चेक करते हैं, राइट। पहले हम 127 पे थे, अब और शिफ्ट हो गए, और 135 थे हम 2022 में। अच्छा, कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो यहाँ पे आपके लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट्स हो सकता हो आपको आपके मॉक में या क्लैट के बेसिस पे आ जाए। अगर जिस तरीके से ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है, जिस तरीके से हम चल रहे हैं, इसमें देखिए इट विल टेक अनदर हाउ मेनी ईयर्स, 134 ईयर्स टू रीच फुल पैरिटी। दिस इज व्हाट द ग्लोब रिपोर्ट इंडिकेटेड। पूरी दुनिया को जेंडर गैप फिल करने में 134 ईयर्स से ज़्यादा लग सकते हैं। रफली 5 जनरेशंस बियॉन्ड द 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट। सेकेंड स्टेटमेंट जो आपको याद रखना है यहाँ से, वो ये वाला है कि इट विल टेक, इंडिया हैज़ बेसिकली क्लोज 64.1% ऑफ इट्स जेंडर गैप इन 2024। तो इंडिया ने 64% जेंडर गैप रफली फिल कर दिया है। पूरी दुनिया को इस स्पेस में 134 ईयर्स लगेंगे पैरिटी पे पहुंचने के। वन वे ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव विल बी थ्रू ब्रिजिंग जेंडर गैप्स इन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट विच इज़ करेंटली एट लेस देन 50%। यानी कि जेंडर, अच्छा जेंडर बेस्ड देखो, डोमेस्टिक वर्कर्स जो हैं वो फीमेल ही होती है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो होते हैं वो मेल ही होते हैं। जेंडर गैप कैसे फिल होगा? जब ये बायसनेस हटे, डोमेस्टिक वर्कर्स भी मेल हो जाएं और इंडस्ट्रियल वर्कर्स भी फीमेल हो जाएं। बट देन ऐसा कर पाने के लिए आप समझिए सोशियो इकोनॉमिक मिलियू कंट्री का समझिए, क्या अगर हम 24 घंटे की शिफ्ट माने दिन और रात की, तो क्या, और ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम फैक्ट्री वर्कर्स की बात करें, तो ये लोअर परचेजिंग पावर या लोअर इनकम ब्रैकेट के लोग फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं। लेट अस इमेजिन दैट लेबर वर्क फोर्स जो है। अब ज़रा इमेजिन करिए कि क्या 24 आवर वर्क साइकिल अगर हम रखें, तो क्या महिलाएं रात को जाने में उतना सुरक्षित महसूस करेंगी? क्या महिलाएं जिन घरों से निकल के आ रही हैं, क्या वो उनको अनुमति देंगे रात को काम करने के लिए? मल्टीनेशनल कंपनीज में भी अगर आप बात करें, तो नाइट शिफ्ट के दौरान महिलाओं को जो टाइम होता है ऑफिस का, वो ऐसा रखा जाता है कि वो जल्दी स्टार्ट हो 9 बजे 8 बजे, और वो सुबह 4-5 बजे ख़त्म हो। महिलाओं के लिए 11-12 रात का समय नहीं रखा जाता ऑफिस में। मैंने खुद याहू में काम किया हुआ है, तो याहू में भी जो नाइट शिफ्ट होती थी उसमें महिलाओं के लिए टाइमिंग अलग थी एग्जिट और एंट्री की, और पुरुषों के लिए अलग थी। तो इस केस में आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि ये इंडिया में जेंडर गैप लेबर फोर्स में ला पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन के बराबर है। एक स्टेट, एक कंट्री जहाँ पे ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन काफ़ी ज़्यादा हैं, पेट्रियार्कल माइंडसेट की वजह से इकोनॉमिक चॉइस, एजुकेशन चॉइस, इवन चॉइस टू मैरी इज़ नॉट देयर विथ वुमेन। तो ये जेंडर गैप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 5 को फिल करने में रोड ब्लॉक्स बहुत बड़े बड़े हैं। तो अगेन ये सारे पैरामीटर्स को हमें क्रिटिकली एनालाइज भी करना चाहिए। एक क्लैट एस्पिरेंट को भी इस चीज़ को सिर्फ फैक्ट्स के लिए नहीं, और स्पेशली हमारे भारत देश में जो महिलाएं अधिवक्ता हैं, भावी अधिवक्ता हैं या लॉ स्टूडेंट हैं, आप समझिए इन बात को कि जब तक आप आगे नहीं आएंगी, आरजी कर मेडिकल कॉलेज जैसे हादसे भारत देश में कहीं ना कहीं बार बार देखने को मिलते हैं, और हमारी सोल और हमारे कंसाइंस को शेक करते हैं। क्योंकि लॉयर्स को सोशल इंजीनियर्स भी कंसीडर किया जाता है। आप देखिए भारत देश की आज़ादी में वकीलों का बहुत बड़ा हाथ है। तो ऐसी चीज़ों को सिर्फ रटने की बात नहीं है, सिर्फ रटने की कोशिश ना करें। आज से इन चीज़ों पे सोचना शुरू कर दें, और इन पे काम करने के लिए जैसे ही मौका मिलेगा आपको, आप तुरंत अपने, कहते हैं ना, एजेंडा को फुलफ़िल करेंगे। Because we got to be literally taking up sustainable development goals and adopting it into our lifestyles very seriously, because आगे आने वाली जनरेशन शायद हमारी जनरेशन से ये सवाल करेगी कि छोड़ा क्या आपने हमारे लिए, what is there that you have left for us, and there we need to stand very high on moral grounds, and we have a lot of responsibility, including the millennials as well as the Gen Z. So I hope I'm making my point very clear and I'm reaching to your heart and mind as well. Moving to the next aspect of it. Now this is Global Terrorism Index. In this, interestingly, you will find that there are 4 countries which is worst affected by terrorism. Okay, worst affected by terrorism, not promoting terrorism but
affected by terrorism. Now, this is the entire range of countries that I have prepared. You can take a screenshot of it and look at this particular index. पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलाने वाला देश चौथे नंबर पे आ गया है, क्योंकि एक ऐसा कोट कहा गया था, हिलरी क्लिंटन ने कहा था पाकिस्तान से, that if you wish to keep snakes in your backyard with the expectation that they will not bite you, they will bite you one day. You cannot keep snakes in the backyard expecting that they will not bite you. And she was exactly referring to the refuge to Taliban that Pakistan had given at one point of time. A lot of attacks that is happening in Pakistan is either done by Balochistan Liberation Force, which is stationed in Iran, Jaish al-Adal, which is again talking about liberation of that Baloch region. It is also being done by Taliban insurgents, which are actively present in Pakistan. So it is at 4th position. The worst affected country is Burkina Faso, followed by Israel, followed by Mali, Pakistan. And at 5th and 6th, we have Syria and Afghanistan. Okay, all of these countries, top 10 countries, are not in a good political condition. Where do you find India? You find India to be at the 14th rank. India is just little lower than DRC, Democratic Republic of Congo. Now, if you look into Democratic Republic of Congo, you will find monkeypox started from that particular country, Mpox, which has been declared as public health emergency of international concern by WHO. Firstly, it was referred in 2022. In 2024 also, we have seen this. Clade 1 strain of Mpox was detected recently in a patient in Kerala. All of these aspects are important to ponder, and Malaysia, Iceland, UAE, Paraguay, Uzbekistan, Armenia are not that really affected by global terrorism. This is again one indicative factor, one very beautiful map which indicates that India is one such country which is affected by terrorism. Including entire South Asian region, you will find that it is affected by terrorism. A lot of African nations you will find is also affected by terrorism, which do not have stable democracies. Russia to an extent had seen a recent attack by ISIS Khorasan and Crocus City Hall attack. Well, I could have added the photographs of those 4 terrorists, what Russia did to them, and how terrorists have to be treated. But then there is a very differing perception with respect to what is terrorism. And again, we realize that why did Gandhiji did not support a few extremists in our country, believing that if you will give a gun to a civilian's hand, how will you say that he is a liberation force or he is a terrorist? Well, then Gandhian philosophy and ideology is one moot point that we can debate on some other day, but it compels us to think that why this particular region is worst affected by terrorism. Leaving that thought to you, this is another set of index that you need to remember, but India's position is 14th that you will remember. And the rest, I have already told you that Burkina Faso, Israel, Mali, Pakistan and Syria are top 5 countries, and this is basically seen from the number of deaths that has happened. This global terrorism index is prepared by what country? So this global terrorism index is prepared by Institute for Economics and Peace, EIEP, Institute for Economics and Peace, and they are basically indicating it in 2012. If you look at Pakistan, it has recorded 490 attacks. Okay, according to GTI report, deaths from terrorism increased by 22% to 8,352 deaths and is now highest since 2017. Okay, while the number of deaths increased, the number of terrorist attacks have fallen by 22% to 23350 last year. Now, deaths have increased and attacks have reduced. What do you infer from this? So we can conclusively say that the attacks have become more deadlier. कम अटैक ज़्यादा लोग मर रहे हैं, मतलब डेडलियर अटैक्स हो रहे हैं. ठीक है, हेवी अटैक्स, छोटे अटैक्स, कम अटैक्स, पर ज़्यादा मैग्नीट्यूड इफेक्ट कर रहे हैं. ज़्यादा पॉपुलेशन वाली जगह पे, पॉपुलेशन डेंसिटी वाली जगह पर अटैक हो रहा होगा. द नंबर ऑफ कंट्रीज रिगार्डिंग अ डेथ फ्रॉम टेररिज्म फेल टू 41, considerably lower than the peak of 57 countries which was recorded in 2015 and 44 which was recorded in 2022. Again, this indicates that the attacks are getting more and more intense and strong. Okay, next part.
ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन. सो यू विल फाइंड हियर दैट अ सुसाइड बॉम्बर किल्ड 84 people and wounded 200 others in Peshawar, Khyber Pakhtunkhwa in January. The radical Tehreek-e-Taliban has claimed several terrorist attacks, like I was telling you. Okay, and all of this is top notch. Israel Hamas से affected है. बुर्किना फासो 258 इंसिडेंट्स हो चुके हैं. माली जो है वो बुर्किना फासो और नाइजर से जो आतंकवादी हैं वहाँ आ रहे हैं. अफ्रीका का साहेल रीजन है जो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है. अनसर्टन फ्यूचर है, मिलिट्री कू है, वीक गवर्नेंस है, आसपास के देशों से फ्रेजाइल रिलेशंस है. ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं. सबसे ज़्यादा टेररिज्म का इम्पैक्ट सब सहारन अफ्रीका में हो रहा है, मिडिल ईस्ट में है और नॉर्थ अफ्रीका में है और साउथ एशिया में है देन एनी रीजन्स इन द वर्ल्ड, इंक्लूडिंग 94% of deaths from terrorism happened in this particular region. Now, again a 3-digit rank is coming forward to us in press freedom. प्रेस को डेमोक्रेसी का 4th पिलर कहा जाता है. इसमें आप इंडिया का परफॉर्मेंस 2002 से 2024 में कंपेयर करिए. आप पाएंगे कि इंडिया अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था 2002 में, फिर हमने अचानक से 2004-05 में अच्छी पोजीशन प्राप्त की, फिर डिप आया. अगेन दिस डिप वॉज अगेन यू कैन से फॉल ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑल ऑफ दिस. वी वर डूइंग फेयरली बेटर इन 2008. आफ्टर दैट वी हैव बीन कंटिन्यूसली डिक्लाइनिंग. बीच में 2015 में हम फिर से उठे थे और हम 140 to 120 के बीच में आए थे, कहीं 130 पोजीशन पे. बट देन अगेन वी हैव डाउन स्लाइडेड to one of the worst positions that could have been given to India, and that is 159 out of 180 nations. How this democracy can effectively work without 4th pillar, this raises a lot of questions, that why India is still considered to be a flawed democracy. Okay, or you can say, I mean, opposition dissident is not really protected here. Now, this particular report, World Press Freedom Index, is released by Reporters Without Borders, sometimes also called as RSF, Reporters Sans Borders, because sans means without. Reporters Sans Borders, ठीक है? Reporter Without Borders. Sorry, RSB, okay? Now, what you have to remember is that Reporters Without Borders is an agency of France. And Reporters Without Borders, RWB, Reporters Sans Frontières, sorry, RSF is Reporters Sans Frontières. Okay, in French, is an international non-profit organization that strives to protect the right to freedom of information. It is in consultative status with United Nations, UNESCO, Council of Europe, and International Organization of Francophonie. Now, International Organization of Francophonie also conducted recently La Francophone, a debate around where French-speaking countries come together and all of this. This year also Scandinavian countries, Norway, Denmark and Sweden. Norway, Denmark and Sweden are 1, 2 and 3. So you can quickly glance through it. Here you will find that, okay, Nepal is at 74th, Maldives 106th, Bhutan 147, Sri Lanka 150, Pakistan 152, India is at 159. तुम्हारे ऊपर टर्की, तुम्हारे नीचे UAE. Okay, and at last you will find it is Syria, Afghanistan, Eritrea. Okay, so top 3 इंडिया के आसपास के देश और लोअर 3. एक बार में याद तो ऑब्वियसली नहीं होगा, आपको इसको टैबुलर फॉर्मेट में कर देना चाहिए. मैं आपको एक बेस्ट तरीका बता देता हूँ कि आप इसके नोट्स जो हैं कैसे समराइज कर सकते हैं. आपने पूरा लेक्चर देखा, अब आप क्या करिए, इंडेक्स लिखिए, इंडेक्स का नाम लिखिए, कौन है, रिलीज्ड बाय, ऐसे लिखिए, रिलीज्ड बाय, ठीक है. फिर टॉप 3 का नाम लिखिए, फिर इंडिया का पोजीशन लिखिए, फिर बॉटम 3 लिखिए, ठीक है. और ऐसे करके आप एक टेबल बना लीजिए, अपनी टेबल बना लीजिए. उसके बाद मान लीजिए आपने इंडेक्स लिखा विपो का, यहाँ पे विपो लिखा और आपने यहाँ पे लिखा आईपी इंडेक्स, सॉरी इनोवेशन इंडेक्स, इनोवेशन इंडेक्स. अब इनोवेशन इंडेक्स में कुछ पैरामीटर्स आपको लिखने हैं, तो वहीं पे आपने 3 एरो खींच के वो पैरामीटर्स लिख दिए, फिर एक लाइन खींच दी. फिर ऐसे ही आप क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स लिखे, उसका एजेंसी लिखे, इंडिया की पोजीशन लिखे, कुछ पॉइंट्स लिखे और ऐसे लाइन खींच दी.
आपकी कॉपी में जब ये टेबल बनी रहेगी इस तरीके की, तो इससे क्या होगा, क्विक रिवीजन होगा, क्विक रिवीजन होगा। कंपाइल करने में आप कोशिश करिए कि आप रैंक वाइज कंपाइल करें, मतलब ये ब्रेनस्टॉर्मिंग करने में आपको 1 आवर लगेगा, लेकिन अगर आप रैंक वाइज सीक्वेंशली करेंगे कि टॉप से लेकर लोअर तक, तो आपके दिमाग में ये साइकिल, इंडिया वाला साइकिल और इंडेक्स वाला साइकिल मैच करता हुआ चलेगा। तो एक पैटर्न बन जाएगा आपके माइंड में कि इन चीज़ों को कैसे अप्रोच किया जाता है। पढ़ने के साथ साथ ये भी ज़रूरी है हम ये समझें कि कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। और यहाँ पे इंडिया की पोजीशन अगेन आप देख सकते हैं 159th है। ब्रिक्स नेशन में ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका अच्छा प्रेस फ्रीडम एंजॉय करते हैं। साउथ एशियन नेशंस में बांग्लादेश के अलावा सभी कंट्रीज़ इंडिया से बेटर हैं, बांग्लादेश इंडिया से पुअर है। और फिर लास्ट में ग्लोबल पीस इंडेक्स आज हम कर रहे हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स में दुनिया में शांति जहाँ जहाँ वहाँ पे जहाँ आतंकवाद नहीं, वेरी हाई शांति आपको दिखाई देगी ठंडे इलाके में, कनाडा, फिर आपको ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, मंगोलिया और यूरोपियन कंट्रीज़। इसमें अगर आप पोजीशंस को देखेंगे ध्यान से, तो इसमें आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ओके, या ढूंढने की कोशिश करिए कि इंडिया कहाँ पे है। कैन यू स्पॉट इंडिया? I don't spot India. I don't find India in the first list. I don't find India in the second list. I don't find India in the third list either. And I don't find India in the fifth list either. Because India is one word, if I see it will click. Okay. So you might be thinking, where is India? Well, India is at 116th position. ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की पोजीशन 116 है। शांति हमारे यहाँ पे है नहीं। दुनिया की सबसे ज़्यादा वर्स्ट अफेक्टेड प्रभावित कंट्री ये हैं, जिसमें सबसे लास्ट में यमन, उससे पहले सूडान, उससे पहले साउथ सूडान और उससे पहले अफ़गानिस्तान। वही सारे देश बार बार सामने आते दिखाई देंगे। टॉप 5 कंट्रीज़ देखिए, आइसलैंड, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ठीक है। बड़ा मुश्किल हो जाएगा इन देशों को याद करना अगर आप इनको देखो लिखोगे नहीं, ठीक है। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP रिलीज करता है एनुअली। 163 कंट्रीज़ में पीसफुलनेस देखता है, राइट। पीस बिल्डिंग और वॉरफेयर 21st सेंचुरी में लगातार चेंज हो रहा है। तो वर्ल्ड की टॉप कंट्रीज़ जो हैं वो पूरी दुनिया के लिए इंस्पिरेशन बनने की बात कर रहे हैं। Global Peace Index is a composite index that measures the peacefulness of countries. It is made up of 23 qualitative and quantitative indicators, each from scale of 1 to 5. Iceland, Ireland, Austria, New Zealand, Singapore. Okay, top 5. Iceland, Ireland, Austria, New Zealand and Singapore. 1, 2, 3, 4, 5. Global Peace Index. Iceland, Ireland, Austria, New Zealand and Singapore. तो सिंगापुर एक एशियन इकॉनमी होके पीस करती है, बिकॉज ऑब्वियसली वहाँ पे काम को वैल्यू दी जाती है, वर्क को वैल्यू दी जाती है, ठीक है। पोजीशन ऑफ इंडिया मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, इतना डिटेल में अपने को जानने का ज़रूरत नहीं है। इंडिया की 116वीं पोजीशन है, ये मैंने आपको बताया है। 126वीं 2023 से थी, 139 थी। पोजीशन अपग्रेड ही हो रही है ना। मेन कॉज क्या है? मिलिटराइजेशन कम हो रहा है, UN पीस कीपिंग फंडिंग पेमेंट्स डिक्रीज़ हो रही हैं और मिलिट्री एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हो रहा है। साउथ ईस्ट एशियन नेचर को शांति में कम आंका जा रहा है, ठीक है। अब आप देखिए भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में पाकिस्तान, अफगानिस्तान इंडिया से नीचे हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान इंडिया से ऊपर है, ओके। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें तो इंडिया की जो इसमें भी पोजीशन बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं आई है, राइट। अगेन आप देखिए हैप्पीनेस में टॉप 3 कंट्रीज़ फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड है। ये यूनाइटेड नेशंस का सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क करता है। अगेन हमने ये टॉपिक कर चुके हैं, ये रिपीट पे हो रहा है। तो इसी के साथ आज के इंडाइस वाले चैप्टर का पार्ट 1 हम आपके सामने यहीं पे एंड कर रहे हैं।
there are a lot of indices that will come in coming time, okay, there are a lot of indices that will come in coming time which we can significantly prepare. एंड जब ये इंडाइस को आप प्रिपेयर करें तो आप एक चीज़ का याद रखें कि ये इंडाइसेस आपको टेबल फॉर्मेट में नोट करना है, टेबल फॉर्मेट में नोट करना है। ये एक बार में नहीं, रिवीजन इसका कम से कम आपको 10 टाइम्स करना पड़ेगा 2-2 दिन के गैप पे। इस टेबल को फिर अपनी कॉपी के, अपने स्टडी टेबल के सामने वो 4 कॉलम जो आपको मैंने बताए हैं उसको बना के लगाना पड़ेगा। और रैंडमली बाद में आप खुद के साथ रैंडमली एक टेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ जीके को देखें, कहाँ पे, चाहे आप एलेट में देखें, आप क्लैट में देखें, आप MHCET में देखें, आप स्लैट में देखें, आप CUET में देखें, आपको पता चल जाएगा कि ये जो इंडाइसेस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में लगातार पूछे जा चुके हैं। वेल, दिस इज हर्षवर्धन त्रिपाठी signing off from the part 1 of Global Indices and Reports. I'll come with interesting insights in another video. रिवीजन थ्रू MCQs को भी हम लाइव कराने की कोशिश करते हैं, बट देन स्टूडेंट्स का असेसमेंट और रिपोर्ट आया है कि सर अगर 30 क्वेश्चंस की वीडियो हमें मिल जाएगी तो हमारे लिए वो ज़्यादा इफेक्टिव प्रैक्टिस स्ट्रैटेजी होगी कमिंग 55 डेज़ में। तो वहीं पे हम आपके साथ और भी क्वेश्चंस और MCQs और इसी तरह के टॉपिक्स लेके आएंगे। आप हमारा अपना स्नेह, अपना प्यार बनाए रखिएगा, हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, फ्रेंड्स के साथ भी ये कंटेंट शेयर करिए, आपके जो जूनियर्स हैं उनके साथ भी ये जीके के फैक्ट्स, ये वीडियोस शेयर करिए और अपने थॉट्स को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द वेरी बेस्ट।